ये जो चीज़ नज़र आ रही है, सबको चीज़ नज़र आ रही है। सॉरी अगेन। आप बस एक बार कंफर्म कर दें कि ठीक है, सब जो है सबको नज़र आ रहे हो, हम लोग भी शुरू करते हैं। Okay. एक स्टूडेंट ने कहा है कि नज़र आ रहा है। प्लीज़ बाकी भी ज़रा कंफर्म कर दें, ताकि मैं नहीं चाहता कोई मिस हो जाए। ठीक है। थर्ड स्टूडेंट जो है, प्लीज़ आप भी कंफर्म कर दें। डॉक्टर दुनवे, आपको आवाज़ आ रही है? काइंडली आप कंफर्म कर दें कि आपको भी आवाज़ आ रही है, ताकि मैं शुरू करूँ। जी ठीक है। ओके। तो जो है रिकॉर्डिंग, अच्छा सॉरी। अब जो है ये मैं यहाँ से दोबारा से शुरू करूँ। सॉरी, मैंने ये बात की थी कि पैरोक्सिसोम जो हैं, इसके अंदर जो है आपके पास मैंने बताया था कि फैटी एसिड जो है ना, वो यहाँ पे पैरोक्सिसोम्स का काम होता है फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन। उसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, उनकी कुछ की बीटा ऑक्सीडेशन होती है, और कुछ की जो उनसे वो अल्फा ऑक्सीडेशन होती है। वो लॉन्ग चेन और वेरी लॉन्ग चेन का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक डिजीज के प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं, और पैरोक्सिसोम्स और लाइसोसोम्स के जो इनके जो मैकेनिज्म है ना, इनके दरम्यान में कंफ्यूजन आती है, और ये इसको कंफ्यूजन को जानना जरूरी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये जो दिया हुआ है लाइसोसोम्स की, मैंने सारी जो चीज दी हुई है लाइसोसोम्स के अंदर। अब ये वाली अगर आपको जो पिक्चर है, ये भी थोड़ा सा आपने याद रखने के लिए, ये जो सारा सिस्टम है लाइसोसोम्स को इंडिकेट करे। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और ये फेज जिसने ऑटोफेज, तो ऑटोफेगी, ये जो है इसको आपने याद रखना है। और ऑटोफेजी के साथ आपका जो है फिर एपोप्टोसिस, इसके बारे में आपको जो है वो कंफर्म होना चाहिए कि एपोप्टोसिस जो है उसके अंदर लाइसोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चीज़ आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम जब जो सिलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी एपोप्टोसिस होते हैं, तो उसमें आपको वो पूछ सकते हैं कि जो जब ये नेगेटिव सिलेक्शन हो रही है जिन टी सेल्स की, तो उसके अंदर कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है, तो वो आपको लाइसोसोम आएगा। उसके बाद मैं ये पिक्चर्स दोबारा से आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए कि बीटा सेल्स, सॉरी बी सेल्स से आगे फिर प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स, ये बनते हैं। और जो टी सेल्स हैं ये अलग हैं बी सेल से। टी सेल के अंदर आपके पास आते हैं CD8 पॉजिटिव और CD4 पॉजिटिव। CD8 पॉजिटिव ये जो है ये टी सेल्स हैं, जो ये सॉर्ट ऑफ किलर सेल्स की तरह हैं। ये जो NK सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स, ये और ये जो CD8 पॉजिटिव टी सेल है, इनका फंक्शन आपस में किसी हद तक मिलता जुलता है। सिर्फ फर्क ये है कि जो नेचुरल किलर सेल्स है, ये इनका जो रिस्पॉन्स है, इनकी जो किलिंग होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। ये इतना ज्यादा चेक इन बैलेंस नहीं रखते कि इन्होंने किस सेल को किल करना है। बट जो CD8 पॉजिटिव टी सेल होता है, ये जरा चेक इन बैलेंस करके कंफर्म करते हैं कि हमने किस सेल को किल करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको करते हैं। और ये जो आपके पास है CD4 पॉजिटिव टी सेल, इसकी आगे से मुख्तलिफ वेराइटीज होती हैं आपके पास। हेल्पर जो है हेल्पर टी सेल्स हैं, TH1 होते हैं, फिर TH2 होते हैं, और फिर TH17 है, और उसके बाद फिर रेगुलेटरी टी सेल्स हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये कि आपको ये जो लीनिएज है ना, इसके बारे में बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि हम इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये जो इमेज है, इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें। नेचुरल किलर सेल जो है उसको उन्होंने दिखाया हुआ है कि क्या हुआ कि जो भी पैथोजन है, पैथोजन को एंटीजन लगी, और उसकी वजह से क्या हुआ, ये ऑप्सोनाइजेशन हुई। ऑप्शनलाइजेशन हुई और नेचुरल किलर सेल ने उसको, उसके अलावा कुछ चेक नहीं किया, उसने उसको किल कर दिया। तो ये नेचुरल किलर सेल का और टी सेल का डिफरेंस है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ये जो चीज दिखाई हुई है, बीटा सेल और डेंड्रिटिक सेल। अब ये जो है ना इमेज, ये बेसिकली ये शो कर रहा है कि जो ये नाइव बी सेल है, नाइव बी सेल अभी बोन मैरो से बनी है, और ये भी सेकेंडरी जो लिम्फोइड ऑर्गन है, जैसे स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, वहां पे पहुंची हैं। और वहां पे जब पहुंचे हैं, तो इनको जो ये जो डेंड्रिटिक सेल्स है, बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये इनको जो है एक्टिवेट करें। तो ये सिर्फ अभी ये इमेज यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक सब सबको बात आ गई, पता लगी, मतलब सबने सुन ली है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये जो चार पांच बातें बताई हैं?
गैस प्लीज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको बेसिक्स बस पता होनी चाहिए। हम उसके बाद जाएंगे, आपको इंशाल्लाह बड़ा इस आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ होपफुली। अब ये जो है इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। मैंने कल डिस्कस नहीं किया था, उसकी वजह ये थी कि हम इसके अंदर ना छोटी छोटी चीजें जो हम लोगों ने साथ साथ पढ़नी, जब वो क्लियर हो जाएंगी फिर जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें इसके अंदर भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। इसके अंदर मैं थोड़ा सा बस ये पॉइंट आउट करता हूँ कि हमारे पास होता है प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल में डेंड्रेटिक सेल्स प्लस नाइव बी सेल्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह के यहाँ पे मैंने बताया कि ये प्राइमरी फॉलिकल की पिक्चर इंडिकेट करें कि नाइव बी सेल प्लस डेंड्रेटिक सेल, ये जो होते हैं ये जहाँ जहाँ पे भी फॉलिकल होता है वहां पे ये पाए जाते हैं। तो ये देखें यहाँ पे आपको ये फॉलिकल दिखाया, फॉलिक बी सेल, फिर मार्जिनल जोन और जर्मिनल जोन है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। और ये अगर आप स्प्लीन को देख रहे हैं, सॉरी लिम्फ नोड को देख रहे हैं, तो लिम्फ नोड के अंदर भी आपके पास प्राइमरी फॉलिकल है और फिर सेकेंडरी फॉलिकल है। सेकेंडरी फॉलिकल में जर्मिनल सेंटर है और जर्मिनल जो है आपके पास है। तो ये फॉलिकल्स के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास डेंड्रेटिक सेल्स इंटरेक्ट करें नाइव बी सेल्स के साथ। फिर ये आपके पास आ गया प्राइमरी फॉलिकल की बात है। उसके बाद आया था हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल से थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। वहां पे क्या हो रहा था कि जब ये नाइव बी सेल एक्टिवेट हो गए थे ना, तो उसके बाद ये जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट से मुराद है कि ये ग्रो कर रहे होते हैं। अब उनकी ग्रोथ किस तरह से होती है, उसके बाद हमारे पास एक डार्क जोन होता है और एक होता है हमारे पास लाइट जोन होता है। जो डार्क जोन है उसके अंदर क्या रैपिड बी सेल जनरेशन है प्लस हाइपरसोमैटिक म्यूटेशन। अब जो हाइपरसोमैटिक म्यूटेशन है इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट इसको फिलहाल आप बस ये समझ लें कि इन ये जो बी सेल्स हैं, बेसिकली अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ तो बी सेल के ऊपर एंटीबॉडीज लगी होती हैं। एंटीबॉडीज या आईजी जो है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको मैं थोड़ा सा ये इंडिकेट, तो इसको रिसेप्टर भी कहते होते हैं, बी सेल रिसेप्टर भी कह देते हैं। तो आपने ये चीज जो है वो जो है याद रखनी है कि अगर मैं ये चीजें बोल देता हूँ तो आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होता है। इसको बीसीआर के तौर पे कई जगहों पे बीसीआर के तौर पे मेंशन किया हुआ है, तो आपको ये जो है ना चीज फौरन इंडिकेट कर देनी चाहिए कि बी सेल के ऊपर जो एंटीबॉडीज लगी हुई हैं उनका जिक्र हो रहा है। उसके बाद आ जाती है आपके पास अफिनिटी, और सॉरी ये जो आपके पास डार्क जोन में रैपिड बी सेल म्यूटेशन है, इसके अंदर क्या है कि ये जो एंटीबॉडीज है इनके अंदर वेरिएशन आ रही है। उसके बाद आता है अफिनिटी इज टेस्टेड। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि ये जो आपके पास एंटीबॉडीज लगी हैं जिन, और होता क्या है कि जो भी बी सेल है ना, उस बी सेल के ऊपर एक ही टाइप की एंटीबॉडी होती है। ऐसा नहीं है कि एक बी सेल के ऊपर ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। एक बी सेल के ऊपर एक ही टाइप की एंटीबॉडीज लगी होती है। तो वो जो एंटीबॉडीज है उनकी जो है ना टेस्टिंग करते हैं कि जो आपकी ह्यूमन, अब हमारी अपनी बॉडी की जो एंटीजन हैं उनके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट तो नहीं करता। अगर उनके साथ बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा तो फिर क्या होगा कि ये या उनके साथ बिल्कुल भी नहीं बाइंड करेगा। तो अगर ये बिल्कुल बाइंड नहीं करेगा तब भी इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और हाइपर बाइंडिंग हो गया, हाइपर एफिनिटी, तभी इसको ये एपोप्टोसिस हो जाएगा। और अगेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है एपोप्टोसिस किस ऑर्गेनाइलिस होता है, अगर चैट में आप लोग लिखते हैं, अगर आप सब अवेलेबल तो। उसके बाद आए थे सेंड बैक टू, जब ये इनकी एफिनिटी टेस्ट की, जिसकी एफिनिटी अच्छी है उसको आप भेज देते हैं दोबारा डार्क जोन में, वहां जाके फिर वो क्या करता है कि दोबारा से रैपिड बी सेल जनरेशन और हाइपर म्यूटेशन के और कोलोन इसको कहते हैं कोलोन, हाँ लाइसोसोम, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कोलोनल एक्सपेंशन। अभी इसके मजीद इस पे करेंगे। अब इसमें आ जाता है एनकरेज बाय हेल्पर टी सेल्स। अब ये देख रहे हैं आपको मैंने हेल्पर टी सेल्स के बारे में कितना आपको इंसिस्ट किया कि हेल्पर टी सेल जो है ना यहाँ पे इसका रोल को अंडरमाइन आपने नहीं करना। हेल्पर टी सेल्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो ये आ जाता है आपके पास। उसके बाद आ जाता है कंटेन्स मार्जिनल जोन बी सेल्स। अब ये देखें, ये जो बात कर रहे हैं बेसिकली, ये स्प्लीन की बात करें कि स्प्लीन के अंदर मार्जिनल जोन बी सेल्स प्रेजेंट इन स्प्लीन। यहाँ पे देखें मार्जिनल जोन, ठीक है, ये मार्जिनल जोन उन्होंने दिखाई है, ये वाली मार्जिनल जोन के अंदर आपके पास बी सेल प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, दे कैन माउंट एन इंडिपेंडेंट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। इसके अंदर जो है ना मैं एक इमेज जो है उसको थोड़ा सा दिखा के आपको ये थोड़ा सा ना मेमोरी हो जो है ये बिल्कुल कंफर्म करवाना चाहता हूं, ताकि आपके बिल्कुल जेहन में एक बार बैठ जाए। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट स्लाइड, ये वाली स्लाइड। इसके अंदर जो है इसको अब थोड़ा सा मैं जूम नहीं कर पाया, लेकिन इसमें बेसिकली क्या उन्होंने दिखाया हुआ है कि जो स्प्लीन है, स्प्लीन के अंदर इन्होंने यहाँ पे मार्जिनल जोन इस तरह से दिखाई हुई, बट बात मैं कर रहा हूँ मार्जिनल जोन की, तो वो यहाँ से आपको अभी पीछे स्लाइड में दोबारा आपको दिखाता हूँ कि ये अगर आ रही है ना वो ब्लड वेसल आ रही है, तो उसके पास पास मार्जिनल जोन है। और मार्जिनल जोन के पास बी सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं कि
जो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको फौरी तौर पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये जो स्प्लीन का फंक्शन है ये इनकैप्सुलेटेड, और ये आप देख रहे हैं कि नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, इसके अंदर कोई उन्होंने अभी आइडेंटिफाई नहीं किया, कोई सेल की जो एंटीबॉडी एंटीजन है उसको उन्होंने चेक नहीं किया, डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, उसको इमिजिएटली उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स जो है वो एक रिस्पॉन्स माउंट करके उसको इमिजिएटली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये मार्जिनल जोन के अंदर बी सेल्स की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये इसका मार्जिनल जोन है। तो इसमें अगर अभी हम जब बाद में पढ़ेंगे तो मार्जिनल जोन की इंपॉर्टेंस में आगे भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई कि बी सेल का जो फंक्शन है, और जो ये मैंने थोड़ी सी जो प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल की बात बताई है। मैसेज भेजते रह रहे हैं, इससे मुझे पता लगता रहता है कि आप लोग जो है वो सुन रहे हैं। वाई लिख दें बस, ताकि मुझे बस आज वाई लिख दें कि हाँ जी सब क्लियर है, यस और नो के अंदर भी नाम लिखें, बस वाई एन लिख दें बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कल मैंने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा नहीं कर सकता। उसके लिए ये जो प्री सेंसिटाइज मास्ट सेल वाली बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पहले आप ये देखें कि प्री सेंसिटाइजेशन। अब प्री सेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एंटीजन जैसे बॉडी के अंदर जब एंटर होती है, तो क्या होता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि आपके पास डेंड्रिटिक सेल हो सकता है और या फिर मैक्रोफेजेस हो सकता है। ठीक है, अब ये जो डेंड्रिटिक सेल या मैक्रोफेज सेल हैं या उसके या बी सेल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग है ना, जनरली अभी हम आगे एमएससी क्लास में पढ़ेंगे कि कोई भी सेल बेसिकली क्या होता है कि एंटीजन को प्रेजेंट करता है। अब प्रेजेंट करना किसको है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके पास आपके पास होते हैं CD4 पॉजिटिव सेल्स को या तो प्रेजेंटेशन होगी, या फिर होती है हमारे पास CD8 पॉजिटिव टी सेल को प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि ये क्या करेगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो जो एंटीजन बाहर से आ रही है, ठीक है, हमारी बॉडी के बाहर से आ रही है, उसको क्या करेगा, पकड़ेगा और साथ उसके ऊपर MHC class 2 मॉलिक्यूल अटैच करेगा और इसको प्रेजेंट कर देगा CD4 पॉजिटिव से। तो ये बेसिकली इस तरह से आप कह लें कि इसके सरफेस के ऊपर MHC मॉलिक्यूल है, वो थोड़ा सा तितली की तरह का होता है, और उसके साथ ये एंटीजन को अटैच करके इसको प्रेजेंट कर देगा CD4 पॉजिटिव टी सेल को। जब भी CD4 पॉजिटिव टी सेल को प्रेजेंट करेगा तो CD4 पॉजिटिव जो है कन्वर्ट होगा TH2 टाइप जो है हेल्पर टी सेल के अंदर कन्वर्ट होगा। अब हेल्पर टी सेल की जब भी बात करूंगा तो आपको ये चीज हमेशा पता होनी चाहिए कि मैं CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल की बात करूँ, CD8 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल नहीं होता। सिर्फ CD8 पॉजिटिव किलर सेल होता है, CD8 पॉजिटिव TH2 हेल्पर सेल। अब वो जो हेल्पर टी सेल है वो क्या रिलीज कर रहा है, IL4, और IL4 की वजह से क्या हो रहा है कि जो बी सेल्स थे वो क्लास स्विच करके अब बनाने लगे हैं IgE। आपको याद होगा कि हमने जब कल पढ़ा था, जब हम एंटीजन वाली पढ़े थे, हम उसमें पढ़े थे कि पहले आईजी, जो पहले बी सेल होता है वो IgM बना रहा होता है और IgD बना रहा होता है। जब इनकी क्लास, ये इनका डिफॉल्ट होता है, ये इनका इनका समझ लें कि इनको बस पहले इनिशियली में सिर्फ इनको यही बनानी थी। बट जब इनको ये IL4 की तरफ से सिग्नल मिलता है और इनकी क्लास स्विच हो जाती है ना, तो फिर ये IgA भी बनाते हैं, IgE भी बनाते हैं, और DAM और इसके IgG भी बनाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, IL4 अगर आएगा तो फिर क्लास स्विचिंग होगी IgE की तरफ। अब यहाँ पे ना ये मैंने सिर्फ स्केच आपको इसलिए दिखाया हुआ है कि ये आपको थोड़ा सा याद रह जाए कि इसमें बताता है कि एंटीजन आया, एंटीजन जो सा है वो बॉडी के अंदर आया, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उस एंटीजन को प्रेजेंट किया CD4 पॉजिटिव टी सेल को। CD4 पॉजिटिव टी सेल ने IL4, ये जो घंटी सी है ये 4 की तरह बन रही है, तो IL4 को प्रेजेंट किया, और IL4 की वजह से क्या होगा, बीटा सेल जो होगा वो कौन सी एंटीजन बनाना शुरू करेगा, IgE जो है वो बहुत ज्यादा बनाना शुरू करेगा। अब वो IG कहते हैं बहुत ज्यादा नंबर होता है बेसिकली इसमें। आप जो आपके पास एक डिजीज आपने शायद पढ़ा हो कि एक्यूट ब्रोंकोप्लाज्मिक एस्मा जो है, एक्यूट ABP होता है, एक्यूट ब्रोंकोजेनिक पल्मोनरी, ABP होता है बेसिकली ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस होता है। तो एस्परजिलस क्या होता है, एज एन एलर्जन काम करती है, और उसके अंदर IgE लेवल अगर आप चेक करें तो वो 6000 7000 इतना हाई गया होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि IgE बन जाती है बॉडी के अंदर, कोई भी एंटीजन, जैसे फूड एलर्जी किसी को, तो फूड एलर्जी की वजह से IgE बन सकती है, या कोई और भी चीज जिसके अगेंस्ट भी एलर्जी होगी तो IgE बन जाएगी। अब वो जो IgE है, जब नेक्स्ट टाइम, अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे आता है कि 4 टाइप्स हैं, एनाफिलेक्टिक एंड एटोपिक टाइप जो है वो टाइप 1 की बात है।
एंटीबॉडी मीडिएटेड जो है वो टाइप 2 है। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड जो है वो टाइप 3 है। और सेल मीडिएटेड जो है वो टाइप 4 है। इसमें फिर वो कहते हैं कि आपने ये याद रखनी है कि सिर्फ 1, 2 और 3 जो है ये इस सब में एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है, और जो सिर्फ है ना टाइप 4, इसके अंदर सेल इन्वॉल्व है। बाकी सबके अंदर एंटीबॉडी से रिलेशन है, और टाइप 4 के अंदर सेल के इन्वॉल्व है। अब आपके पास आता है एनाफिलेक्टिक एटोपिक के अंदर 2 फेज है। पहली फेज क्या है, इमीडिएट, यानी कि विद इन मिनट्स जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है कि एंटीजन क्रॉस लिंक्स प्री फॉर्म्ड आईजीई ऑन द प्री सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल। अब क्या हुआ, मैंने आपको जिस समय बताया कि आईजीई बहुत ज्यादा बनी, और जो मास्ट सेल्स हैं उनके अंदर क्या हुआ कि आईजीई जो है ना उनके ऊपर भी लगे थे। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि जो है बी सेल जिसका रिसेप्टर होता है, उसी तरह ये देखें कि एफ सी रिसेप्टर फॉर आईजीई जो है सेल के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, ये मास सेल होता है, या जो है ये बेजोफिल मास सेल की बात करें, ठीक है, बेजोफिल भी होता है। अब बेजोफिल के ऊपर क्या हुआ, जब आईजीई बहुत ज्यादा बनी हुई थी ना, तो एंटीजन लगी, और उसने क्या किया, दो आईजीई को आपस में क्रॉस लिंक कर दिया। इसके थ्रू ये आपस में क्रॉस लिंक हुई। जैसे ये क्रॉस लिंकिंग होगी, तो क्या होगा कि इनके अंदर जो हिस्टामीन पड़ी हुई है, या ट्रिप्टेज है, या ल्यूकोट्राइन है, या नहीं बल्कि तीनों ही, हिस्टामीन, ट्रिप्टेज और ल्यूकोट्राइन, तीनों जिनसे हैं उनकी रैपिड रिलीज होगी। अब जब उनकी रैपिड रिलीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हिस्टामीन जो है वेजो एक्टिव एमीन है, तो ये क्या करती है कि डायलेशन करती है, और जो है वेसल के अंदर से लीकेज होना शुरू होता है कंटेंट का, इस वजह से उस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, वील्स बन जाते हैं। ट्रिप्टेज जो है ये एक मार्कर ऑफ मास सेल है, लेकिन ये जो है वो ब्रेक डाउन भी करता है प्रोटीन की, तो ये भी डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। फिर जो ल्यूकोट्राइन है, ये है बेसिकली सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मजीद जो सेल्स हैं उनको अपनी तरफ बुलाते हैं कि आज भी डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल भी होते हैं, जिसके अंदर इओसिनोफिल भी होते हैं। तो ये चीज होती है। इसके अंदर अब आपको ये बताया कि जब डीग्रेनुलेशन होगी, अब ये सारा प्रोसेस हुआ इमीडिएट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ आ गई? जी ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो ग्लूकोट्राइन है ना, यहाँ से हम बात शुरू करेंगे। अब बात आगे चलेगी जो है लेट के अंदर क्या होगा। अब लेट के अंदर क्या होगा, कीमोकाइंस जो हैं, जो ये ल्यूकोट्राइंस है उसके अंदर कीमोकाइंस है, ल्यूकोट्राइंस के अंदर आई, अब यहाँ पे देखें IL4 था ना, IL4, और ये जो सिंबल है ना इन्होंने हाथ पर दिखाया था IL5 है। ये याद करने के लिए बड़ा अच्छा साइन रहता है कि IL5 जो है वो क्या करता है, जाके इयोसिनोफिल को, इन्फ्लेमेटरी सेल्स जिसके अंदर इयोसिनोफिल है उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ कि भाई आ जाए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है, तो इयोसिनोफिल भी वहां पे पहुंचना शुरू होता है। अब जो इयोसिनोफिल्स होते हैं, इनके पास अपने डिस्ट्रक्टिव एंजाइम होते हैं, जिसके अंदर आपको होता है माइलोपेरोक्सीडेज होता है, और इस तरह के कुछ एंजाइम। बल्कि मैं इसके अंदर आपको एमपीओ पे इसके नहीं पता, इसके अंदर कुछ और होता है, स्कैन में एजेंसी निकल गई। तो वो एंजाइम होता है जो एस्मा के अंदर बड़ी डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अदर मीडिएटर्स फ्रॉम मास सेल इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज। ये जो और इसके बाद जो है मास सेल के अंदर से बाकी जो और मीडिएटर्स है वो भी रिलीज होता है, और फिर क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। मेजर बेसिक प्रोटीन से याद आ गया, मेजर बेसिक प्रोटीन होती है, ये डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। आपको पता है कि एस्मा, क्योंकि अब ये मिसाल है एस्मा की, एस्मा के अंदर क्या होता है, आपके पास इन्फ्लेमेशन होती है, और ब्लड वेसल्स रिलीज होती है, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है इसके अंदर। और फिर तीसरी चीज ये होती है कि डिस्ट्रक्शन होती है। तो ये जो इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पे जो सेल्स होते हैं, ये जो रेस्पिरेटरी लाइनिंग होती है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसका एस्मा का मैकेनिज्म जो है। इसमें अब आपके पास ये फर्स्ट एंड फास्ट टाइप यहाँ पे क्लियर होगी। स्किन टेस्ट और ब्लड टेस्ट एलिजा फॉर एलर्जन स्पेसिफिक आईजीई। तो आपके पास अगर ये है जो इस्लामाबाद के अंदर एक एलर्जी सेंटर है, वो बेसिकली इस तरह करते हैं कि वो पहले चेक करते हैं कौन सा एलर्जन है, फिर उस एलर्जन के अगेंस्ट जो है ना आईजी का लेवल चेक करते हैं। अगर वो रेज है तो कंफर्म हो जाता है कि एलर्जी है। आपके पास एग्जांपल में आ जाएगा एनाफाइलैक्सिस, फूड ड्रग एंड बी स्टिंग एलर्जी, और एलर्जिक एस्मा। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। अच्छा चले, मैं इसमें अब आगे मूव करते हैं। कीमोकाइंस के अंदर मैं चाह रहा था कि इसके अंदर लिकोट्राइन B4, जो B4 वाले और C4 और D4 वाले जो है ना, वो इसके अंदर होते हैं, लेकिन हम उनको फिलहाल नहीं करते, क्योंकि वो फिर मजीद कंफ्यूजन कॉज करेंगे। बट इसके अंदर जो चीजें लगी हैं वो आई होप सो कि समझ आ गई। अब हम चलते हैं टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की तरफ। ये जो यहाँ पे ना आपने IL5 और IL4 का फंक्शन याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाद में इसको मैं आपको बताऊंगा क्यों आता है। इसके अंदर मैंने ये पेज नंबर 106 से
आपको चीजें जो दिखाई है वहां पे ये दिखाया है कि अभी जो ना सारी इन्फॉर्मेशन बिखरी हुई है, ये जो है आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है 110 पे मेंशन है, फिर इसको 106 के ऊपर ये बता रहा है कि TH2 सेल्स जो है वो कौन से इंटरल्यूकिन रिलीज करते हैं। हमने अभी पढ़ा इंटरल्यूकिन 4 को रिलीज करते हैं, और इंटरल्यूकिन 4 क्या करता है आपके पास, ये IgE प्रोड्यूस करवाता है, यानी कि एनहेंसेस क्लास स्विचिंग टू IgE एंड IgG। किसको किससे करवाता है, बी सेल्स से। इंड्यूसेस डिफरेंशिएशन ऑफ T सेल्स इनटू हेल्पर T सेल, T2 सेल्स। एक तो ये काम होगा, दूसरा क्या होगा, बी सेल से IgE और IgG बनवा रहे हैं। ठीक है, ये बात अब आपने ये आपको ISL में बाद में भी इसके अंदर स्क्रीनशॉट दिखाता रहूंगा, ताकि आपको बार बार रेपिटेशन याद हो जाए, बट यहाँ पे आते हैं। फिर उसके बाद आपके पास IL-5 है। अभी मैंने IL-5 की बताई, अगर हम ऊपर नहीं भी देखते तो हमें पता है कि क्या करेगा, ये eosinophil को बुलाएगा या ग्रो करेगा या डिफरेंशिएट करवाएगा। ठीक है, ये बात वहां से क्लियर होगी। प्रमोट्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल्स भी करवा रहा है, और क्लास स्विचिंग टू IgA, और उसके बाद क्या करवा रहा है, यूसिनिफिल करवा रहा है। अगर हम एलर्जी के अंदर बात करें तो एलर्जी के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ यूसिनिफिल करवा रहा है, बट IgA जो है वो डिफेंस के अंदर प्रॉपरली और किसी जगह पे IgA की क्लास स्विचिंग भी करवा रहा है। तो ये बात आ गई। उसके बाद आपके पास इंटरल्यूकिन 13 जो है ना वो इससे रिलेटेड है। इंटरल्यूकिन और इंटरल्यूकिन 14 जो है इनका फंक्शन थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन इसका फंक्शन इतना ज्यादा प्रोनाउंस नहीं है, इस वजह से इसको आखिर में मेंशन किया। बट ये भी याद रखना आपने कि ये IgE प्रमोशन बाय बी सेल्स के साथ ही रिलेटेड है। इंड्यूसेस अल्टरनेटिव मैक्रोफेज एक्टिवेशन, ये हम बाद में पढ़ेंगे, बट आपने फिलहाल याद रखना है प्रमोट्स IgE प्रोडक्शन। ये बाकी निमानिक से आपने अगर याद करने तो करने हैं बाद में। TGF बीटा IL-10 बोथ एटेन्यूएट द इम्यून रिस्पॉन्स। इसको हम जो है ना बाद में, ये अभी इसको फिलहाल छोड़ते हैं, जब बाद में इसके रेलिवेंट बात आएगी तो फिर मैं इसको आपको इसको बताऊंगा। ठीक है, अभी आया था हमारे पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके गुड। अब हमारे पास आती है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। हमने पीछे पढ़ा है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्या है, IgE मीडिएटेड है, या एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी मीडिएटेड है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, IgE मीडिएटेड है बेसिकली, बस। ठीक है, एनाफ्लेक्सिस। बट आई टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन से एंटीबॉडी मीडिएटेड है, ये बात याद रखने की है। एंटीबॉडी मीडिएटेड टाइप 2। ठीक है, उसके बाद आया था हमारे पास क्या, बाइंड टू सेल सरफेस एंटीजेंस और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेलुलर डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन और सेलुलर डिसफंक्शन। पहले मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ कि सेलुलर डिस्ट्रक्शन की अब क्या बात करें। सेलुलर डिस्ट्रक्शन के अंदर cellular cell is opsonized, coated by antibodies leading to either phagocytosis or activation of complement system, या फिर NK cell killing antibody dependent cellular cytotoxicity। NK cell killing मैंने आपको बताया, ये IgG उसके ऊपर लगी, और क्या हुआ, NK mediated killing होगी। यहाँ पे आपके पास ये न्यूट्रल ये आ जाता है, इससे रिलेटेड। फिर दूसरा आ जाता है आपके पास फेगोसाइटोसिस, साइटोसिस और एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये ऑप्शनाइज, बेसिकली ये वाली भी ऑप्शनाइजेशन को ही बता रहा है। और ये जो दूसरा वाला फेगोसाइटोसिस, इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर एनके सेल उसको डायरेक्टली किल नहीं करता तो फिर क्या होता है, फेगोसाइटोसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये पिक्चर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन आइदर केस सेल की क्या हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है। ये आपने याद रखनी है। इसकी एग्जाम्पल में हम आ जाते हैं। एग्जाम्पल में आए थे हमारे पास ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, इंक्लूडिंग ड्रग इंड्यूस्ड फॉर्म। ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या हो रहा है कि IgG या IgM जो सी हैं वो रेड ब्लड सेल के ऊपर अटैक करी, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही, प्लेन क्या है, सेलुलर डिस्ट्रक्शन है। उसके बाद आए थे आपके पास इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, के प्लेटलेट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं, और प्लेटलेट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, अगेंस्ट अगेन दोबारा क्या है कि डिस्ट्रक्शन हो रही है, बट देयर इज नो इन्फ्लेमेशन। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर भी यही चीज है कि जैसे ABO है, एंटी AB ए जो एंटीबॉडीज है वो जाके ए एंटीजन को अटैक करी और RBC की बेटे होने, फिर हेमोलिटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी नहीं इसके अंदर मेंशन, लेकिन उसके अंदर भी सिमिलर मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अब ये आ जाते हैं, या ये बेसिकली जो RH वाली
एंटीजन वाली बात है, बाद में इसको करें। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, बिकॉज ये जो अगर आप यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर आ जाते हैं, अब इस स्लाइड के अंदर इन्होंने दिखाया हुआ कि जैसे खिड़की है उसके ऊपर क्या हुआ, ये आईजीजी लगी और ये ऑप्शनाइज्ड हो गए, और ऑप्शनाइज होने के बाद क्या हुआ कि इनका फेगोसाइटोसिस हो जाएगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे आरबीसी, या आईजीएम जो उनसे अटैक करे तभी है। अब ये हैं ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया की टाइप्स। अभी एक क्वेश्चन आपको याद है कि आईजीजी के बारे में लिखा हुआ था कि अगर आईजीजी इसके ऊपर लगेगी तो जो है कौन सी वार्म ए होगा, एएचए, या कोल्ड एएचए होगा। अगर आप सुन रहे हैं तो आपको थोड़ा सा याद होगा, आईजीजी की वजह से वार्म ए ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होगा या कोल्ड हेमोलिटिक एनीमिया होगा। वार्म, ठीक है, बाकी बच्चे फॉलो करें। बाकी बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है। और आईजीएम की वजह से कौन सा होगा, ऑब्वियस है कोल्ड होगा, ठीक है। चलें, आ, अब इसके बाद ये आ गया हमारे पास ऑटोइम्यून इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हम इसके बाद पढ़ेंगे। बट आप अगर देखें ना, आपको ये छोटा सा मैकेनिज्म याद हो जाएगा ना, आपका स्टेप 2 के अंदर भी स्टेप 1 के अंदर भी दोनों ही काम है कि आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपको अब चीजें पता है कि ये इनमें हो क्या रहा है बेसिकली। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इन्फ्लेमेशन में। इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या हो रहा है कि बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज टू सेल सर्फेसिस, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन। अब बेसिकली आपको याद है कि मैं यहाँ पे इस इमेज को देखते हैं। यहाँ पे देखें कि एंटीबॉडी अटैच हुई सेल के ऊपर और साथ क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ना, इसका काम क्या है, डिस्ट्रक्शन सेल की, ठीक है। अभी सेल की डिस्ट्रक्शन करेगा, उसके अंदर ये होता है कि कुछ यहाँ पे ना एक बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सा फिनोमेना बताया हुआ था। एग्जांपल आई थी गुड पास्टर सिंड्रोम, रोमैटिक फीवर और हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांटेशन। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, गुड पास्टर सिंड्रोम में वो कहते हैं कि आपके पास जो होती है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन, चाहे वो लंग के अंदर हो या चाहे किडनी के अंदर, उसके ऊपर क्या होता है कि एंटीजन जो लगी होती है ना, उसके ऊपर जाके एंटीबॉडी लगती है। और अब क्या होता है कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसको फेगोसाइटोस तो किया जा नहीं सकता। तो उसकी वजह से क्या होता है, एंटीबॉडीज जब लगी रहती है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता रहता है। और आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में एक प्रोटीन होती है C3 और C4। अभी जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि एक्टिवेट होता जा रहा है ना, तो ये जो C3 और C4 है ये यूज होती जा रही है, तो इनका लेवल डिक्रीज होता जाएगा। अगेन ये चीज याद रखनी नहीं है, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि इस सारी चीज का कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी बहुत ज्यादा। इन्फ्लेमेशन टाइप 2 के अंदर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी बहुत ज्यादा, बस ये याद रखना। और एग्जाम्पल में हमारे पास गुड पास्टर सिंड्रोम है, रोमैटिक फीवर है और हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है। अब हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन और एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। बट आपने फिलहाल ये याद रखना है कि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो होंगी वो हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर काम करेंगी। फिर आई थी हमारे पास सेलुलर डिस्ट्रक्शन, डिसफंक्शन सॉरी। सेलुलर डिस्फंक्शन में क्या होगा कि एंटीबॉडीज बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर्स, एबनॉर्मल ब्लॉकेड और एक्टिवेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी इसने ना बात बताई थी, तो मुझे मैं कहता हूँ कि अगर आप वो याद रख पाए तो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये कबर सी बनाई हुई है इसने, ठीक है, विच इज इंडिकेटिंग ग्रेव्स, सॉरी, ग्रेव्स डिजीज। अब ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है कि जो TSH रिसेप्टर होता है ना, उसके ऊपर जाके एंटीबॉडी लगती है, और वो जो एंटीबॉडी है वो TSH रिसेप्टर को एक्सेसिवली एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है अल्टीमेटली T4 ज्यादा होता है। तो ग्रेव्स डिजीज में हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है जी। ठीक, ग्रेव्स डिजीज में हाइपरथायरॉयडिज्म होता है।
फिर उसके बाद इसकी कॉन्ट्रेरी डिजीज कौन सी है, वो कहते हैं जी माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि जो आपके पास एसिटिल्कोलिन रिसेप्टर्स होती हैं, उनके ऊपर, जो एसिटिल्कोलिन रिसेप्टर है उनके ऊपर जाके एंटीबॉडी लग जाएगी, और इनको, इनके ऊपर एसिटिल्कोलिन को नहीं आने देगी। अब ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, एसिटिल्कोलिन आ नहीं रही, तो क्या होगा कि नर्व कंडक्शन नहीं होगी। ये माइस्थीनिया ग्रेविस का मैकेनिज्म है, और ये टाइप 2 जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। फिर पैम्फिकल वल्गैरिस जो है, इसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज बनती हैं अगेंस्ट कैरोटीनोसाइट के अंदर प्रोटीन। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, हम इसको अलग पढ़ेंगे क्योंकि ये इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बट माइसीनिया ग्रेविस और ग्रेव्स डिजीज के बारे में, ग्रेव्स डिजीज के बारे में ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि जो एंटीबॉडीज टाइप 2 रिएक्शन है, और एंटीबॉडीज जाके क्या कर रही है कि उसको एक्टिवेट कर रही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई, कंफ्यूजन तो नहीं है। डायरेक्ट कूम टेस्ट और जो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट है, इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताता, पर लेकिन बस आपको इतना बता देता हूँ कि जो एंटी, ये जैसे ना, अगर मिसाल के तौर पे इसके ऊपर हम कहते हैं जी एंटीजन है, ए एंटीजन ब्लड ग्रुप वाली। अगर आपने डायरेक्ट एंटीजन को डायरेक्ट करना है ना, डिटेक्ट करना है, तो इस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी जाके लगती है, हम इसको एंटीजन इस तरह से होगी, ठीक है, एंटीबॉडी नहीं। तो क्या होगा कि जो खून टेस्ट में, डायरेक्ट खून टेस्ट में एंटीबॉडी जाकर डायरेक्ट एंटीजन से मिलेगी, और आपको पता लगेगा कि ये, अगर वो आप डायरेक्ट एंटीबॉडी को चेक कर रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि जो डायरेक्ट जो है ना एंटीबॉडी, ये डायरेक्ट खून टेस्ट होगा। इनडायरेक्ट खून टेस्ट में क्या होगा, डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ अनबाउंड एंटीबॉडीज इन द सीरम। अब जो है आपके पास, सॉरी, ओके, लेकिन मैं कंफ्यूजन यहाँ पे आ गई। इसमें आपके पास डायरेक्ट होम टेस्ट के अंदर क्या होगा कि ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीबॉडी डायरेक्टली अटैच हुई भी है ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए आप डायरेक्ट होम टेस्ट यूज करेंगे। और अगर आपने देखना है कि जो एंटीबॉडी ब्लड सीरम के अंदर घूम फिर रही है, उसको अगर आपने डिटेक्ट करना है, तो आप इनडायरेक्ट होम टेस्ट यूज करेंगे। मैं इस चीज के बारे में ज्यादा स्ट्रेस नहीं भी दे रहा, क्योंकि हमने इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस इस टाइम पे नहीं है याद करने की। बट सिर्फ मैं ये बता दूं कि आप कंफ्यूज ना, ये लिखा हुआ है कि पता नहीं मैंने मिस कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट इंजेक्शन। ये देखें, हाइपरक्यूट कितनी देर में हो रहा है, विद इन मिनट्स, और प्री एग्जिस्टिंग रिसिपिएंट एंटीबॉडीज रिएक्ट टू डोनर एंटीजन, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद आए थे वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोसिस ऑफ ग्राफ्ट वेसल। इसके अंदर ये हिस्टोलॉजी में दिखाई, मैं आपको बताता हूँ, इस्कीमिया एंड फिब्रिनोइड नेक्रोसिस, ग्राफ्ट मस्ट बी रिमूव। ऐसा कब होता है, जब किसी सर्जन ने प्रॉपर नहीं की मैचिंग नहीं की जो डोनर ऑर्गन है, और क्या हुआ कि पहले से एंटीबॉडीज एंटीजन्स पड़ी एंटीबॉडीज पड़ी हुई थी उस एंटीजन के अगेंस्ट, और वहां पे अब ये जो है ना, बेसिकली इसमें दिखा रहे हैं कि जो ब्लड वेसल है, ये इसने इस तरह यहाँ पे एम्प्टी होना था, यहाँ पे वाइट स्पेस होनी चाहिए थी। लेकिन क्या है कि जो ब्लड वेसल है, इसके अंदर अब क्या है, ये रेड कलर का एक मटीरियल आ गया, तो इसको कहते हैं क्लॉट फॉर्म, ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अब जब थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी, तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं, आपको फौरी तौर पे ग्राफ को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसलिए साइड कही कि अगर आपको साइड आ जाए, तो आप इसको थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकें। मेमोरी हुक के लिए उन्होंने ये जो है ना यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये इसमें दिखाया हुआ है कि एंटीबॉडी लगी, एंटीजेंस लगी, और एंटीजेंस लगने की वजह से ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ताली जब भी बता रहे थे, तो वो दिखा रहे थे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को शो करता है। तो जब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हुआ, तो ये हाइपर एक्यूट जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है ना, उसके अंदर टाइप 2 होता है। तो ये एक इसकी मेमोरी हुक दी हुई है कि घड़ी से बड़ी तेज है। अभी जो मैं अगला वाला आपको बताऊंगा, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इससे परेशान नहीं। इसके अंदर फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि आपके पास जो एंटीबॉडी मीडिएटेड जो ग्लोमेरुलर है, वो भी टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की से रिलेटेड है। गुड पार्किंसन सिंड्रोम के अंदर आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन भी जो है, उसके अंदर भी एंटीबॉडीज बनती हैं। हम उसको आगे अभी पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में। टाइप 2 तक समझ आ गई है। गाइस टाइप 2 समझ आ गई है। चलें, आपसे मैं पूछता हूँ, डॉक्टर कीदत, आपने बताने कि इसके अंदर जो
टाइप लेट्स से कि अगर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो उसके अंदर कौन सी एंटीजन जो है वो बनेगी? सिर्फ आपने बताना है, बाकी कोई ना आंसर करे प्लीज। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी टेस्ट कर लूँ। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के अंदर कौन सी जो है इम्यूनोग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व है टाइप 1 के अंदर? हाँ बट आईजी पूछ रहा हूँ, आईजी ए, आईजी जी, आईजी एम, आईजी कौन सी है, आईजी डी है, कौन सी है? आईजी है, वेरी वेल डन। और टाइप 2 के अंदर डॉक्टर दुरनवी आप बताएंगे कि टाइप 2 के अंदर कौन सी एंटीजन का जिक्र किया हमने? डॉक्टर दुरनवी। आई होप सो कि मीटिंग। डॉक्टर उसको आप बता दें कि टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन के अंदर कौन सी एंटीजन है? आईजीजी है, ठीक है। और एक और बता दें डॉक्टर उसको, दूसरी कौन सी है? आईजीएम है, ठीक है, वेल डन। चलें अब हम आते हैं टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये पहले से बन जाता है, उसके बाद जाके ये टिश्यू के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। अब जब ये टिश्यू के अंदर डिपॉजिट हो जाता है तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है और वहां पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है। तो ये टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन का मैकेनिज्म है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन। हम इसमें पढ़ लेते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी। जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है activates complement which attracts neutrophil. Neutrophils release lysosomal enzymes। अगेन वही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, वो गया डिपॉजिट हुआ, एक्टिवेट हो गया, उसने जाके न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट किया और न्यूट्रोफिल्स ने आके फिर लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज कर दिए। ओके। वॉलेंटरली बता दे लाइसोसोमल एंजाइम कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जिक्र किया जो आपने याद रखना है? जल्दी जल्दी। गाइस जल्दी जल्दी बता दे लाइसोसोमल एंजाइम कौन सा है जिसके बारे में मैं बार बार स्ट्रेस करता हूँ, या ज्यादा एंजाइम है लाइसोसोमल? चलो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं, कैन बी एसोसिएटेड विद वैस्कुलाइटिस एंड सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन इन टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। इमेजिन ये चाहिए निमोनिक होने देता है बेसिकली कि थ्री थिंग्स गेट टुगेदर, एंटीजन एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास एग्जांपल है एसएलई की, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एक्टिव आर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, और ये पोस्ट ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, आईजीआई वैस्कुलाइटिस। अभी इनके बारे में बार बार जिक्र करेंगे, लेकिन अभी इनकी डिटेल में जाने का जिक्र नहीं। बट ये देखें आप, आईजीए की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ गई। यार इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आपके पास है सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस में क्या होता है कि प्रोटोटाइप इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज है। सीरम सिकनेस के बारे में आपको ये पता नहीं चाहिए मोस्टली क्या होगा क्वेश्चन के अंदर, आपको सीरम सिकनेस या सीरम सिकनेस की ये फाइंडिंग्स नहीं होंगी, और आप जो है ना अगर आपको ये इसको नहीं आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप वहां पे फिर परेशान होंगे। इसमें देखिए प्रोटोटाइप डिजीजेस के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज टू फॉरेन प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड 1 to 2 weeks later एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड डिपॉजिट इन टिश्यू, जिसकी वजह से फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन इन्फ्लेमेशन होती है एंड टिश्यू डैमेज। ये जो मैं बात आपको बता रहा था ऊपर के, सी जब कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन बहुत ज्यादा होगी तो सीरम C3 C4 ये डिक्रीज हो जाएंगे इनका ब्लड के अंदर लेवल, क्योंकि ये यूज हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। तो इनका लेवल ब्लड बॉडी के अंदर डिक्रीज होता है। तो आपने जब भी कई दफा ऐसा होता है कि जब आपने एंटी ऑटोइम्यून डिजीज को देखना होता है ना, तो आप C3 C4 का लेवल चेक करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन तो नहीं। यहाँ पे आपके पास आए थे जो सिम्टम्स है, फीवर, यूटिकारिया, जो इसकी स्किन के ऊपर जो है वो थप्पड़ से कहते हैं, या उनके ऊपर जो है ना एक रेस सरफेस बन जाती है, वो आता है। आर्थराइटिस और प्रोटीन यूरिया आता है। और साथ ही लिम्फेडिनोपैथी होती है, अकर्स विद इन 1 to 2 weeks आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर। सीरम सिकनेस लाइक रिएक्शन आर एसोसिएटेड विद सम ड्रग्स, many act as haptens, e.g. penicillin और monoclonal antibodies and infection। इनके अंदर हेपेटाइटिस। गाइस ये चीज नोट कर लें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के अंदर आपके पास ये क्वेश्चन इतना आता है ना, उसके अंदर आपके पास वो पूछते हैं कि हम जो है ना एंटी ट्यूमर ड्रग के अंदर एक पेशेंट है उसको
जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वो शुरू की है अगेंस्ट जो CD4 सेल्स, और जो है उसको क्या हुआ कि 1 to 2 वीक्स के बाद इसका फीवर होने शुरू हो गया और सर्दी होने शुरू हो गया और प्रोटीन यूरिया और लिपिड नापी होगी, तो क्या होगा। आप उससे सोचेंगे कि जो है ये क्योंकि इसको ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, तो उससे कोई इन्फेक्शन हुआ, बट इन्फेक्शन का कोई साइन नहीं होगा। आपको सीरम सिकनेस के बारे में उससे सोचना है। तो याद रखें कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के जो है ना पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पेंसिलिन के हवाले से इतना नहीं, बट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ये डिजीज के रिएक्शन में, तो इसलिए ये याद रखना है आपने। 1 to 2 वीक्स की प्रेजेंटेशन होगी। सिंपल, अगर आपने 2-3 लफ्ज याद रखने हैं तो 1 to 2 वीक्स का डिफरेंस, फीवर, और उसके अंदर क्या होगा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे रहे हैं, और उसके अलावा इन्फेक्शन की और कोई कॉज समझ नहीं आ रही, कल्चर नेगेटिव आ रहा हुआ या TLC नॉर्मल होगा। आर्थर रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि आर्थर रिएक्शन की एग्जांपल है, इसमें आप क्या करते हैं कि स्किन के अंदर जैसे किसी को अगर TB की वैक्सीन लगी हुई है पहले से, तो जब आप स्किन के अंदर दोबारा टेस्ट करने के लिए आप जो मटेरियल वो डालेंगे, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी उसको बढ़ जाता है। लोकल सब एक्यूट इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ एन एंटीजन इनटू अ प्री सेंसिटाइज्ड हैज सर्कुलेटिंग IgG। मैं वही बताया कि प्री सेंसिटाइज क्या है, उस बंदे को वैक्सीन लगी हुई है और उसकी वजह से पहले से ही उस वैक्सीन की एंटीजन के अगेंस्ट IgG बनी हुई है। और अब क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल लीड्स टू इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन द स्किन, एनहांस लोकल रिएक्शन टू अ बूस्टर वैक्सीनेशन। एक वो TB में आता ही है, और एक इन्होंने ये बताया कि जब बूस्टर आप लगाते हैं, तो बूस्टर वैक्सीनेशन की वजह से जो बाजू है वहाँ पे जो है लोकल रिएक्शन हो सकता है। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आर्थस रिएक्शन उसको कहते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय एडीमा, फिब्रिनोइड निक्रोसिस भी होता है वहाँ पे, और एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। यार मैंने इसको इतना ही पढ़ा कि इसके कितना वर्जन होता है, बट ये याद रखेंगे, एडिमा, फिब्रिनोइड निक्रोसिस और एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको बता दूं, फिब्रिनोइड निक्रोसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर से जो मटेरियल है ना, वो इसकी लेयर्स के अंदर जमा होता है, तो उसको कहते हैं फिब्रिनोइड निक्रोसिस। फिब्रिन एक प्रोटीन होती है, वो फिब्रिन की डेपोजिशन होती है, इसको कहते हैं फिब्रिनोइड निक्रोसिस। ये फिब्रिनोइड के बारे में हवाले से इन्फेक्शन हेपेटाइटिस B से रिलेटेड। क्या ये चीजें, लेकिन अगर हम आप मुझे कहते हैं कि कौन सी चीजें याद रखनी है, तो आपने ये याद रखना है, सीरम सिकनेस की प्रेजेंटेशन आपने याद रखना है इसके अंदर, आर्थर सेक्शन को बस थोड़ा सा याद रखना है आपने, इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है इसकी डेपोजिशन आपको पक्का पता होना चाहिए। SLE जो है ये डिजीज, एक प्रोटोटाइप डिजीज, इसके अंदर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। रोमेटाइड आर्थराइटिस है, रेक्टिव आर्थराइटिस है। ये दो चीजें याद रखने हैं आपको, ये पता होना चाहिए कि रोमेटाइड आर्थराइटिस और रेक्टिव आर्थराइटिस टाइप 3 है, और रूमेटिक फीवर जो है वो टाइप 2 है। ये याद रखना है, रूमेटिक फीवर टाइप 2 है, और रोमेटॉइड आर्थराइटिस और रेक्टिव आर्थराइटिस ये टाइप 3 है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। जो चीजें मैंने आपको बताई है कि याद रखनी है, वो आपको आप याद रख पाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ओके, आई टेक इट की समझ आ गई। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन के अंदर। इसके अंदर क्या है कि टू मैकेनिज्म है बेसिकली। और इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट सेल टॉक्सिक साइटोटॉक्सिसिटी, CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल किल टारगेट सेल, या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, इफेक्टेड CD4 पॉजिटिव टी सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन एंड रिलीज इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन इंड्यूसिंग साइटोकाइन शोन इन इलस्ट्रेशन। ये आपको ना, मैं ये वैस्कुलाइटिस के अंदर एक इमेज था, ये थोड़ा सा बल्कि इसके अंदर बार मैं बस एक शॉर्ट बोलता हूँ कि एंटीजन, ये एंटीबॉडी, एंटीजन, फिर एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, डिपॉजिट हुआ ब्लड वेसल्स के सेल के दरमियान में। न्यूट्रोफिल वहाँ है, न्यूट्रोफिल्स ने जो डैमेजिंग जो है ना मटेरियल रिलीज किया, और वहाँ पे डैमेज हो गई, ये है। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसको हमने बताया डेंड्रिटिक सेल, ये बहुत सारे एंटीजन, कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसने MHC मॉलिक्यूल के ऊपर एंटीजन को लगा के प्रेजेंट किया सेंसिटाइज TH1 सेल को। वो जो TH1 सेल है, उसने क्या किया, इसके साथ रिएक्ट किया और साइटोकाइंस रिलीज करने शुरू कर दिए। ये मिसाल है डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की। अब मैं देखता हूँ, मैंने इसके अंदर स्केचिंग स्लाइड ऐड किया ताकि आपको ना याद रह सके। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि स्केचिंग की स्लाइड से आपको फायदा होता है या नहीं होता, या मुझे सिर्फ डायरेक्टली फर्स्ट एड के ऊपर ही फोकस रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जरा काइंडली बताइएगा कि इसके बारे में आपका क्या फीडबैक है।
ठीक है, हेल्पफुल है, चले। बेसिकली इसमें अब आपके पास ये देखिए, मैंने आपको एक बात कही है कि टीएच, जब मैंने ये देखें TH1 जो है ना हेल्पर, TH1 है हेल्पर वन, ये बेसिकली कहते हैं कि TH1 टाइप हेल्पर टी सेल है। तो मैंने आपको यहाँ पे बार बार याद करवा रहा हूँ कि जो हेल्पर टी सेल्स है वो कौन सा होता है, CD4 होता है या CD8 होता है? ये वाली पिक्चर, हेल्पर टी सेल कौन सा होता है? CD4। गुड, वेल डन। चले, अब इसके अंदर दो मैकेनिज्म क्या हुए, एक मैकेनिज्म तो ये हुआ कि जो CD8 पॉजिटिव टी सेल है, उसने डायरेक्ट जाके, इसका काम है इसने किल करना है, इसने MHC क्लास 1 के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल आया उसने एंटीजन को रिकग्नाइज किया, इसने जाके उसको किल कर दिया। ये टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। सेल, फिर भी आप देखें सेल जो है वो इन्वॉल्व हो गया, एंटीबॉडीज अब नहीं आ रही इसमें, एंटीबॉडीज के साथ सेल भी इन्वॉल्व हो गया। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के अंदर क्या है कि जो एंटीजन प्रेजेंट हुई है CD4 सेल को प्रेजेंट हुई, और उसने क्या किया कि इन्फ्लेमेशन इंड्यूस साइटोकाइन रिलीज किए। अब वो जो इन्फ्लेमेशन इंड्यूस साइटोकाइन हैं वो क्या करेंगे, या तो खुद भी डिस्ट्रक्शन करेंगे और मजीद जो सेल्स हैं उनको रिक्रूट करके एक वाइड स्प्रेड जो है वो जो है ना ये रिएक्शन इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। तो इसके अंदर सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं दोनों में। रिस्पॉन्स डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज वर्सेस टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3। रिस्पॉन्स जो है ना वो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, एंटीबॉडीज नहीं इन्वॉल्व हो रही रिस्पॉन्स में, इसके अंदर डायरेक्ट सेल्स इन्वॉल्व है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की एग्जांपल है पॉइजन आईवी, निकल निकल एलर्जी। ठीक है, उसके अंदर ये कि जो बॉडी है उसने निकल के अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज डेवलप की हुई हैं, तो जब दोबारा कांटेक्ट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, दोबारा ये इन्फ्लेमेशन होगी। ड्रग रिएक्शन विद एओसिनोफिलिया एंड सिस्टमिक सिम्टम्स, ड्रेस सिंड्रोम। ड्रेस सिंड्रोम का ये बस आपने फिलहाल नाम याद रखने। ये जो है ना ये MI के परस्पेक्टिव में कितनी देर बाद ड्रेस सिंड्रोम के होता है, ये उस वक्त ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट इसको नाम है ड्रग रिएक्शन डी, ड्रग रिएक्शन विद इओसिनोफिलिया एंड सिस्टमिक सिम्टम्स। फिर आपके पास आती है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। टेस्ट होता है ना PPD4 TB इन्फेक्शन। जो मैंने टाइप 2 के अंदर बताया था, बेसिकली मैं टाइप 4 के अंदर बता रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा टाइप 4 के अंदर बॉडी के इसके अंदर क्या होता है कि PPD जो होते हैं फॉर TB इन्फेक्शन जो है वो एंटीजन जो से वो बनी होती हैं, और दोबारा जब आपका जब वो टेस्टिंग के लिए करते हैं पैच टेस्ट उसके अंदर, तो आपके पास ये PPD जो है टेस्ट का नाम है, मुझे इसकी फुल फॉर्म अभी नहीं याद। यार PPD टेस्टिंग के अंदर जो रिएक्शन आता है वो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की मिसाल है। पैच टेस्ट फॉर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, सॉरी माफ कीजिएगा, बस ये बता रहे हैं कि कौन से टेस्ट हैं इस टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन को चेक करने के लिए। उसके बाद आपको PPD या TB इन्फेक्शन के लिए पैच टेस्ट है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के लिए, और कैंडिडाइटिस स्किन इन्फेक्शन स्किन टेस्ट है T सेल के इम्यून फंक्शन को टेस्ट करने के लिए। ये हम बाद में B सेल के अंदर पढ़ेंगे, खैर अभी इनको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये मेमोराइज करवाऊंगा जब जरूरत पड़ेगी तो। बस इसमें याद रखने के T सेल्स हैं, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, TB स्किन टेस्ट और टचिंग कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, अब एक क्वेश्चन ये जो है ना आपको ये आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि IV पॉइजन आईवी के साथ कांटेक्ट है, तो उसके बाद ये क्योंकि ये देखिएगा कि ये फौरी तौर पे नहीं हो रहा, कुछ दिनों बाद हो रहा है, तो इसके अंदर आपके पास ना क्वेश्चन इस तरह आता है कि एक बंदा है वो गया था जंगलों में, कहीं गया था वहां पे हाइकिंग करने गया था, और उसके बाद जब वो आया तो उसकी जो है ना लेग्स के ऊपर इस तरह के व्हील बने हुए और इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ये कौन से सेल में इन्वॉल्व है। तो आपको ये पता नहीं चाहिए कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है और इसके अंदर CD4 पॉजिटिव या CD8 पॉजिटिव टी सेल इन्वॉल्व है। ठीक है, ये बात समझ आई? इंटरफेरॉन गैमा, इसको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि इंटरफेरेंस गामा भी हमने को यहाँ पे डिस्कस किया नहीं है, तो फिर इसलिए अगर मैं यहाँ पे इसको करूंगा तो ये थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे आया था हमारे पास टाइप 4 हाइपर, अच्छा ये गाइस ये मैंने पेज नंबर 7 दिए हैं अगर आप लोगों ने फॉलो करना है तो। एक्यूट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, अब जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सारे सुन रहे हैं, डॉक्टर उसका हाइपर एक्यूट जो है वो हमने किस टाइप सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा है, काइंडली बताइएगा। डॉक्टर डॉक्टर साहब अगर आप सुन रही हैं तो आप बता सकते कि जो है हाइपर एक्यूट हाइपर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हम लोगों ने किस जो है वो पढ़ा है, किस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में पढ़ा है हाइपर एक्यूट।
हाइपर एक्यूट, वन तो एलर्जी एनाफिलेक्सिस है। कोई बात नहीं, कंफ्यूज ना नहीं, बस ये बता रहा हूं कि जो वन है वो फूड एलर्जी, एलर्जी एस्थमा उससे नहीं चीजें, जो टाइप टू है ना उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ये जो पिक्चर बता रहा था यहाँ पे, टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हाइपर एक्यूट इसके अंदर है। अभी इसको बाद में देखते हैं, टाइम बचा तो इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये कि मैंने इसको बेसिकली सारा बता दी कि एफ जी जो है आई जी है वो जाके एंटीजन के साथ लग रही है, और एन के सेल जो है वो डिस्ट्रॉय करें सर। तो ये जो है ना एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी की एक्सप्लेनेशन। ठीक है गाइस, आगे मूव ऑन करें, समझ आ रही है? अच्छा, अब उसके बाद है हम हमारे पास आते हैं एक्यूट जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब ये एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है ये बता होता है हमारे पास टाइप फोर से रेलेवेंट है, या जो ग्राफ वर्सेस होस्ट रिएक्शन है ये भी जो है टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर ही है। अब इसके अंदर बेसिकली ये, बल्कि यहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, और ये भी टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। गलत बात है वैसे फर्स्ट एड वालों की, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि ग्राफ वर्सेस होस्ट रिएक्शन एग्जांपल है, बट यहाँ पे हमें कंफ्यूज कर दी कि एक्यूट है या नहीं। खैर, लेकिन एक्यूट और ग्राफ वर्सेस होस्ट रिएक्शन दोनों जो है टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसके अंदर अगेन दोबारा सी डी फोर पॉजिटिव टी सेल्स हैं एंड और सी डी फोर पॉजिटिव टी सेल्स एक्टिवेटेड अगेंस्ट डोनर एमएचसी। ठीक है, एमएचसी मॉलिक्यूल है उसके अगेंस्ट एक्टिवेट हुए हैं, और ये जो है टाइपोइपिस femoral similar to hyperacute except antibodies develop after transplant associated with C4D deposition। ये बात बड़ी अहम इस पॉइंट पे है कि अगर तो पहले से सॉरी मैचिंग नहीं हुई, ट्रांसप्लांट करने से पहले मैचिंग नहीं की सर्जन ने, और पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, जो रिसिपिएंट है जिस बंदे को ट्रांसप्लांट दिया जा रहा है उसकी बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, और आपने जो है वो ग्राफ्ट लगा दिया, तो उस वक्त जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होगी वो कौन सी होगी? डॉक्टर फाइज आप बताएं, उसके अंदर कौन सी होगी रिजेक्शन कौन सा होगा? अगर पेशेंट है पहले से ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी और ग्राफ्ट लगा दिया फिर भी, तो कौन सा ट्रांसप्लांट जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होगा उसके अंदर वो कौन सा टाइप होगा? डॉक्टर फाइजा, टाइप टू, चलिए शाबाश। अच्छा, उसके बाद आया था आपके वैस्कुलाइटिस ऑफ ग्राफ्ट वेसल विद डेंस इंटरस्टिशियल लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स। अब ये देखें, ब्लड वेसल जिससे मैंने बताया था कि ऊपर वाला जो था उसके अंदर ब्लड वेसल्स क्लॉग थी, उसके अंदर थ्रोम्बस था, लेकिन यहाँ पे ब्लड वेसल जो है वो ओपन है, बट हो क्या रहा है कि उसके आस पास जो है ये बहुत सारे जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी इन्फिल्ट्रेशन हो गई है बहुत सारा। आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस जो से इंडिकेट कर रहे हैं लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन को। तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये रिवर्स कर सकते हैं इम्यूनो सुप्रेशन के साथ। बट जो हाइपर एक्यूट है उसके अंदर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको ग्राफ्ट रिमूव ही करना पड़ता है। तो ये वैस्कुलाइटिस जो है इससे रिलेटेड है। ये ये मिसाल तय हुई कि ग्राफ्ट वेसल के अंदर वैस्कुलाइटिस की बात करें, बट और भी टिश्यूज के साथ हो सकते हैं। तो इसको आपने इंडिकेट, ये होता है कि क्वेश्चन स्टेम के अंदर वो मेंशन करते हैं कि वेसल्स ओपन है बट बहुत सारे लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स आ गए हैं वीक्स टू मंथ्स के बाद। तो आपको आपको पता होना चाहिए कि वो एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की बात करें। उसके बाद आया था हमारे पास ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन। अब ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि आपने जो ग्राफ्ट लगाया ना, लेट्स से कि वो बोन मैरो थी, तो बोन मैरो जो है वो जहाँ पे आपने प्लांट की है वो रिएक्शन करती है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन पे। इसके अंदर क्या होता है, ग्राफ्टेड इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी सेल प्रोलिफरेट इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट एंड रिजेक्ट होस्ट सेल विद फॉरेन प्रोटीन्स इन सीवियर ऑर्गन डिसफंक्शन। इसमें इसमें ये बेसिकली है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड ज्यादा है कि आप जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो बोन मैरो होती है रेसिपिएंट की, सॉरी डोनर की, वो बिल्कुल वो ठीक होती है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट होती है, वो टी सेल्स बना सकती है। लेकिन जो होता है जो रिसिपिएंट होता है जिस बंदे को बोन मैरो दी जा रही होती है उसके अंदर जो है ना अपने टी सेल्स या बी सेल्स नहीं बन रहे होते।
तो जब उसके अपने बी सेल्स नहीं बन रहे तो ये जो बोन होती है, जो ग्राफ्टेड बोन मैरो होती है, वो होस्ट की जो प्रोटीन्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करती है एज फॉरेन, और उनको फॉरेन जो आइडेंटिफाई करके क्या करती है, उनके अगेंस्ट टी सेल्स, CD4 और CD8 पॉजिटिव टी सेल्स की प्रोलिफरेशन करवाती है और इम्यून जो रिस्पॉन्स है उसको एक्टिवेट करवा देती है। तो ये जो है ये ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज है। इसकी वजह से कहते हैं कि ये बेसिकली एक अच्छा जो है सिंबल भी होता है, क्योंकि आपने अगर किसी एक पेशेंट है उसकी बोन मैरो जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और आपने उसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नया ट्रांसप्लांट करने से पहले आपके जो उसके पहले वाले सारे जो सेल्स उनको आपने डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, तो जो ग्राफ्ट वर्सेस जो ग्राफ्ट आपने लगाया है वो अब क्या होगा, टी सेल को बना के उस क्या जो पहले वाली जो प्रोटीन्स पड़ी उनको डिस्ट्रॉय करा, तो ये कहते हैं कि जी एक तरह से अच्छा काम हो जाता है। तो ये चीज है। उसके बाद आती है HLA मिसमैच, मोस्ट इंपॉर्टेंटली HLA-A, B और DR एंटीजन्स इन द इंक्रीज द रिस्क फॉर GVHD। ये जो HLA प्रोटीन्स हैं, इसको अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये जो HLA-B, DR प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली MHC जो मॉलिक्यूल्स होती हैं ना, उनको उनके लिए जीन्स होती हैं, तो इसलिए ये अगर चेंज होती हैं, HLA मिसमैच होता है, तो फिर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मैक्युलोपैपुलर रैश आएगा, जॉन्डिस आ जाएगा, डायरिया, पैटर्सप्लीनोमेगैली यूजुअली इन द बोन मैरो एंड लिवर ट्रांसप्लांट, क्योंकि ये जो दोनों ऑर्गन्स हैं ये रिच इन लिम्फोसाइट्स होते हैं। पोटेंशियली बेनिफिशियल, जैसे मैंने बताया, इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट फॉर ल्यूकीमिया, ग्राफ्ट वर्सेस ट्यूमर इफेक्ट कहते हैं उस केस में इसको। फॉर पेशेंट्स हु आर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड, irradiate blood products before prior to transfusion to prevent GVHD। और ये आपके पास प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है कि अगर आपने पहले आप ब्लड प्रोडक्ट को इरेडिएट कर दें ट्रांसफ्यूजन से पहले। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसके अंदर ये उन्होंने दिखाया हुआ है कि जो ब्लड वेसल्स है उसकी जो वॉल्स हैं वो थिक हो गई हैं। ये सॉरी ये क्रॉनिक के अंदर, क्रॉनिक की पिक्चर है, इससे रिलेटेड। जो क्रॉनिक है इसकी डिस्कशन नहीं थी, लेकिन इसके अंदर कहीं पे एग्जांपल नहीं दी हुई थी, लेकिन ये कि क्रॉनिक मैंने सोचा इसके साथ ही डिस्कस कर लें। ये विद इन मंथ्स टू ईयर्स होता है, पेज नंबर 117 अगर आपने फॉलो करना है। इसके अंदर क्या होता है, CD4 पॉजिटिव टी सेल्स आ रहे हैं, रिस्पॉन्ड टू रिसिपिएंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंटिंग डोनर पेप्टाइड्स इंक्लूडिंग एलोजेनिक MHC, जो ट्रांसप्लांट की हुई है उसकी MHC को भी प्रेजेंट करते हैं। बहुत सेलुलर एंड मोलर कंपोनेंट्स टाइप 2 और टाइप 4 दोनों हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको भी इसको बताऊंगा, ये सारी ना आपको भी इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बात करें। डोमिनेटेड बाय आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये जो आर्टरीज हैं उनकी वॉल थिकेंड होती जा रही है। सॉरी ये यहाँ पे दिखाई गया है, ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो आर्टरी की जो वॉल है वो बड़ी पतली सी है, लाइक इतनी सी है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि आर्टरी की जो वॉल है ये थिक हो गई, इसको कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो ये डोमिनेटेड बाय आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, मंथ्स टू ईयर में क्या होगा, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होगा। रेसिपिएंट टी सेल्स रिएक्ट एंड सिक्रीट साइटोकाइन, जिसकी वजह से वैस्कुलर जो स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन होती है और पेरेन्काइमल एट्रोफी और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होता है। ऑर्गन स्पेसिफिक एग्जांपल में क्रॉनिक एलोग्राफ्ट नेफ्रोपैथी है, ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस है, और एक्सेलेटरी एथेरोस्क्लेरोसिस है, वैनिशिंग बाइल डक्ट सिंड्रोम है। खैर ये आपको साथ साथ अभी, क्योंकि आपको जब इसके अंदर करेंगे तो बेसिकली इसको याद, इसके अंदर हो क्या रहा है कि जो साइटोकाइंस हैं ये रिलीज हो रहे हैं, और उन साइटोकाइंस की वजह से वैस्कुलर स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन हो रही है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस है। ये जो फाइब्रोसिस है ना, ये सबसे इसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म है। फाइब्रोसिस जो है वो जल्दी जल्दी स्पीड से नहीं होगा, फाइब्रोसिस होने में टाइम लगेगा, क्योंकि पहले क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी, डिस्ट्रक्शन होने के बाद जो स्मूथ मसल हैं वो दोबारा ग्रो करेंगे, सही तरह से ग्रो नहीं करेंगे, और वो इस वेसल को जो है वो अच्छी तरह से नहीं रिप्लेस करेंगे, और उसके अंदर गंदी मंदी सी फिलिंग करके तो उसको फाइब्रोज कर देंगे, यानी कि मोटा सा जो डिसफंक्शनल सा मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे, इसको कहेंगे फाइब्रोसिस। इसके अंदर आपके पास रहती है क्रॉनिक एलोग्राफ नेफ्रोपैथी, रीनल ट्रांसप्लांट किया और आहिस्ता आहिस्ता बाद में जो क्या हुआ कि क्रॉनिक एलोग्राफ नेफ्रोपैथी आ जाती है आपके पास। ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस जो से ये एक जो है ये जो बुक कहते हैं या डिजीज है बेसिकली, इसके अंदर आपके पास में जो क्या कहते हैं एलर्जी वगैरह की वजह से एक लंग की डिजीज है वो इसका है ये। एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस जो है हार्ट का, वो एग्जांपल है क्रॉनिक जो है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर उन्होंने बताया हुआ। तो ये भी ये देखें कि कितनी मतलब कि अनयूजुअल सी बात है कि एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस
को क्रॉनिक ट्रांसप्लांट इंजेक्शन के साथ लिंक किया हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब मेरे लिए भी इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। आपको सारी चीजें यकीन याद नहीं हुई होंगी, लेकिन आपने परेशानी होने की याद हो जाएंगी। बट अभी सिर्फ ये कि जो मैंने आपको बात कही है, ऐसा तो नहीं लगा कि बिल्कुल कोई अनयूजुअल चीज है। किसी ने माइक ऑन करके भी अगर कोई ओपिनियन देना है तो कर सकते हैं। बाकी सब बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं। बाकी सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2। अब जो इंसान है रियल पैथोलॉजी जो है वो शुरू होने लगी है। अब बेसिकली क्या है आपके पास कि एंटीजन जो है ना वो दो तरह की। एक तो है जो सेल के अंदर है, और एक है जो सेल के बाहर है। जो सेल के बाहर वाली एंटीजन है, वो मिसाल ये है कि बैक्टीरिया का टॉक्सिन या बैक्टीरिया की कोई प्रोडक्ट। और जो इंट्रासेलुलर जो है, जो सेल के अंदर एंटीजन है, उसकी मिसाल मिसाल है कैंसर सेल की प्रोटीन, या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल की प्रोटीन। वायरस इन्फेक्टेड सेल की प्रोटीन क्या है? वायरस एंटर हुआ, उसने सेल की मशीनरी को यूटिलाइज किया और प्रोटीन बनाना शुरू की। तो वो जो प्रोटीन होगी वो होगी सेल के अंदर। तो उसको आप डील करेंगे एंडोजेनस एंटीजन के तौर पे। और जो बैक्टीरिया का टॉक्सिन है वो सेल के बाहर ही होगा, तो आप उसको ट्रीट करेंगे एज एक्सोजेनस एंटीजन, बैक्टीरियल प्रोटीन। ठीक हो गया? वायरल और साइटोसोलिक प्रोटीन। यहां तक बात समझ आई? अब क्या होगा कि इन दोनों प्रोटीन्स को सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट करने का अमल है ना, वो डिफरेंट होगा। जो एंडोजेनस प्रोटीन है उसके लिए MHC1 है, और जो एक्सोजेनस है उसके लिए MHC2 है। अब होगा क्या कि जो आपके पास एंडोजेनस प्रोटीन है, अ, अच्छा, यहां तक बात समझ आ गई सबको? एंडोजेनस एक्सोजेनस का फर्क पता लग गया? ओके, अब डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन है कि लेट्स से कि एक सेल है जिसको जिसको वायरस ने इन्फेक्ट किया है। तो उस जो है उस केस के अंदर कौन सा जो MHC है वो एक्टिवेट होगा? MHC1 होगा। अब आपको याद है अपने थर्ड ईयर में जगह जगह पढ़ा होगा कि जी MHC1 CD8 = 8, और फिर MHC2 × CD4 करेंगे आप, तो ये आंसर 8 आता है। तो ये 1 और 2 वाली मिसाल होती है। अब यहां से ना आपको बड़ा एक मजे की चीज पता लगी कि जो आपने बताया कि वायरस इन्फेक्टेड सेल है उसके अंदर MHC1 है। तो यहां से आप ये बताएं कि जो CD8 पॉजिटिव टी सेल है उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है डायरेक्ट जाके सेल को किल करना। ठीक हो गया? अब क्या होगा कि जो भी एंडोजेनस प्रोटीन है, कैंसर सेल वाली प्रोटीन है या वायरस इन्फेक्टेड सेल की प्रोटीन, वो जब भी डिस्ट्रॉय हो प्रेजेंट होगी ना सेल सरफेस के ऊपर, तो उसको कौन सा सेल रिकॉग्नाइज करेगा? CD8 पॉजिटिव टी सेल। और जो CD8 पॉजिटिव टी सेल क्या है? वो किलर सेल है। CD8 पॉजिटिव टी सेल जो है वो किलर सेल है। तो वो क्या करेगा? सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। दो ही ऑप्शन है। अब बेसिकली क्या होगा, ये जो प्रोटीन यहाँ पे
प्रेजेंट होगी ना सेल की सरफेस पे, CD8 सेल इसके पास आएगा और इसे पूछेगा हाँ जी भाई अपना आइडेंटिटी, ये बेसिकली आईडी कार्ड है, उसको कहेगा अपना आईडी कार्ड दिखाओ। वो अपना आईडी कार्ड दिखाएगा और उसके अंदर प्रोटीन होगी। अगर तो CD8 जो है सेल उसको आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये जो प्रोटीन इसने दिखाई है ना ये सेल के लिए नॉर्मल है। अगर जब इसकी मैच्योरेशन के दरमियान इसको ट्रेनिंग के अंदर इसको बताया हुआ है ना कि वो प्रोटीन नॉर्मल है, जब इसको बताया कि वो प्रोटीन नॉर्मल है तो वो इस सेल को कुछ भी नहीं कहेगा, पास कर देगा और गुजरने देगा। लेकिन अगर कैंसर सेल है वो एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनाई जा रहा है, उसमें से जो है ना कुछ ऐसी प्रोटीन आएगी जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन है। अब वो जो एबनॉर्मल प्रोटीन है वो जब सेल की सरफेस पे जो है वो प्रेजेंट होगी तो CD पॉजिटिव सेल इसके पास आएगा और से पूछेगा हाँ भी आईडी कार्ड दिखाओ। वो जब अपना आईडी कार्ड दिखाएगा तो वो क्या होगा, इसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये सेल की ये प्रोटीन जो से हमारी तो नहीं है, तो वो इसको क्या कर देगा, किल कर देगा। ठीक है। इसी तरह वायरस इन्फेक्टेड सेल की जो प्रोटीन होंगी वो जब प्रेजेंट होंगी तो उसको भी CD4 पॉजिटिव सेल जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस सारे कहने का मकसद ये है कि जो कैंसर सेल है या वायरस इन्फेक्टेड सेल है उनको डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी कौन से सेल की है? आंसर करें बच्चों। CD8 पॉजिटिव टी सेल की। ठीक हो गया। अब आपके पास आ जाए मिसाल के तौर पे, अब आ जाते हैं हम लोग MSc क्लास 2 के अंदर। अब बैक्टीरियल टॉक्सिन है या कोई और मटेरियल है जो सेल के अंदर सेल ने जो है एंडोसाइटोसिस के अंदर से जो अपनी वेसिकल के अंदर ले लिया। अब ये जो बैक्टीरियल टॉक्सिन, ये टॉक्सिन कह रहा हूँ ये बेसिकली पेप्टाइड की बात है। टॉक्सिन मिसनॉमर होता है बट पेप्टाइड की बात है। और पेप्टाइड जो है जब वो एंडोसाइटोसिस के अंदर से आ जाएगा अंदर तो इसको जो है लाइसोसोम जो है इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, इसके पीस बाय पीस कर देंगे। अब वो जो पीस बाय पीस है वो पीस प्रेजेंट होंगे MHC क्लास 2 की सरफेस पे। और उसको कौन सा सेल आइडेंटिफाई करेगा? CD4 पॉजिटिव। CD4 पॉजिटिव के अंदर आपके पास हेल्पर टी सेल्स हैं, ठीक है, रेगुलेटरी टी सेल्स हैं। और आपके पास जो है यही बेसिकली है, हेल्पर टी सेल, रेगुलेटरी टी सेल और ये है। तो वो जब इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो वो इसको डायरेक्टली डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, नए सेल्स को एक्टिवेट करेंगे जिनका काम है सेल्स को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, ये बात समझ आ गई? डॉक्टर दुर्ने में आप ये बताएं कि मैं आपको क्वेश्चन ये है कि अगर एक बैक्टीरियल टॉक्सिन है उसको इंजेस्ट किया है तो कौन सा सेल एक्टिवेट होगा? जीरो, चले ठीक हो गया। अच्छा जी। अब यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं कि अब ये देखें कि मैंने बताया कि MSc क्लास 1 है और इसके अंदर HLA, HLA-B और HLA-C ये तीन जो है लोकस हैं और ये होते हैं क्रोमोसोम 6 पे। अभी मैं आपको ये मेमोराइज करने के लिए भी तस्वीर दिखाऊंगा। अभी सुनिए, तो HLA-A-B-C जो से हैं वो MHC 1 क्लास जो है मॉलिक्यूल है उसको एक्सप्रेस करते हैं। और MHC 2 जो है उसके लिए HLA-DP, HLA-DQ और HLA-DR। बेसिकली HLA-D और आगे फिर PQR है। और ये जैसे MHC 2 है, 2 लेटर्स ये उन्होंने निमोनिक के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बाइंडिंग टी सेल रिसेप्टर एंड CD8 पॉजिटिव जो रिसेप्टर्स हैं वो उनकी मल्टीप्लिकेशन है। टी सेल रिसेप्टर जो उनसे वो आपको ये टी सेल रिसेप्टर और है, इसको आप देखेंगे। इसके अंदर बेसिकली टी सेल रिसेप्टर जो है टी सेल का कोई एक और रिसेप्टर उसकी बात करें, यहाँ पे CD8 पॉजिटिव की बात नहीं करें, ठीक है, इसलिए इससे कंफ्यूजन है कि टी सेल क्या है। लेकिन वो भी जो है MHC 1 को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये बात आगे उसके बाद आए थे आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर 1 लॉन्ग चेन है 1 शॉर्ट चेन है। ये आपके पास एक लॉन्ग चेन है, अल्फा 1 है, उसके अंदर अल्फा 2 है और अल्फा 3 है। और दूसरी जो है ये बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है। लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन है। ये देखेंगे एक्सोजनस एंटीजन बाइंडिंग ग्रुप, ये आ गया। उसके बाद आ जाए आप बी के अंदर। बी के अंदर आपके पास 2 इक्वल लेंथ चेन है, 2 अल्फा और 2 बी उनके सब यूनिट्स हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। लॉन्ग चेन है और शॉर्ट चेन जो है वो इसके अंदर अलग अलग है, इसके अंदर एक ही शॉर्ट चेन है एक लॉन्ग चेन ये है। और इसके अंदर जो है उन्होंने दिखाया हुआ है कि लॉन्ग चेन ये है और ये जो उन्होंने शॉर्ट चेन दिखाई है ये उनकी संख्या है। खैर इसको बाद में देख लेते हैं। खैर ये वाली शॉर्ट चेन बस फिलहाल तो मेक सेंस करते हैं, मैंने इसको आपको बताऊंगा कि ये क्यों आगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिएगा ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, APCs एंड प्लेटलेट्स, दे ऑल एक्सप्रेस MHC 1। अब अगर आप इसको देखिए ना ये आपको सेंस करना शुरू कर देगा कि बेसिकली क्या होगा कि अगर कोई भी सेल है प्लेटलेट्स के अंदर ट्यूमर हुआ है, APC कोई और कोई हर सेल के अंदर किसी कोई भी सेल है उसके अंदर जो ट्यूमर होगा तो उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है MHC क्लास 1 और CD8 पॉजिटिव टी सेल मिलकर काम करेंगे।
तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट आरबीसीज, आरबीसीज के ऊपर ये नहीं होता। दूसरे जो से ये जो एमएससी क्लास टू, ये स्पेसिफिक जो है ना, जो एपीसी है, जो स्पेसिफिक डेंड्रिटिक सेल्स हैं जैसे, या मैक्रोफेजेस हैं, दो ही नाम आते हैं, और मैक्रोफेजेस, ये दो सेल्स हैं जो कि स्पेसिफिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग के लिए बने हुए हैं। इसमें बीटा सेल भी आता है, बी सेल भी आता है, लेकिन ये दो खास तौर पे हैं। ये एपीसी हैं जो MSC2 एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा इसके साथ में लिख देता हूँ बी सेल भी। ये तीन सेल्स हैं। फंक्शन के अंदर आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सोजेनस और एंडोजेनस का डिफरेंट है। अब आ जाते हैं आपके पास एंटीजन लोडिंग जो है ना, यहाँ पे यानी कि डिफरेंस आता है। एंटीजन पेप्टाइड्स लोड ऑन टू MHC1 इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आफ्टर डिलीवरी वाया टैप ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मैं पहले आप लोगों को बता रहा था सारी चीज की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू से गुजर के जो है ये एंडोजेनस प्रोटीन जो से वो टैप के थ्रू MHC1 पे लोड होती है। अभी मैं इसके स्लाइड के अंदर मैंने ऐड नहीं की, लेकिन कल के लेक्चर में मैं इसको ऐड करता हूँ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है। और इसके अंदर क्या है कि एंटीजन लोडेड फॉलोइंग रिलीज ऑफ इनवेरिएंट चेन इन एसिडिफाइड एंडोसोम्स। इसके अंदर बेसिकली ये बताया कि जो है ना, यहाँ पे एक इनवेरिएंट चेन होती है जो कि लगी होती है, और वो जो इनवेरिएंट चेन है, जब यहाँ पे एक्सोजेनस एंटीजन बाइंड हो जाती है तो इनवेरिएंट चेन जो है उसको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर टैप है और इसके अंदर इनवेरिएंट चेन है। अब यहाँ पे जो ये एसोसिएटेड प्रोटीन जो इसको अलग 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 लिखे ना, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये जो बीटा माइक्रोग्लोबुलिन है, ये मैंने एक स्लाइड दिखाई है पेज नंबर 208 से। मैंने आपको बताया था ना कि ये फर्स्ट एड जो से ना, ये सारी डिक्शनरी की तरह चीजें बहुत ज्यादा दूर दूर फैली हैं। अब ये देखिए, डायलिसिस रिलेटेड अमाइलॉइडोसिस को अगर आप जब स्टडी करने लगी ना अलहदा से, और अगर आपको ये पुरानी वाली चीज याद नहीं हो तो आप घबरा जाएंगे कि पता नहीं क्या चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पे ना उन्होंने लिखा हुआ था बीटा माइक्रोग्लोबुलिन सीन इन पेशेंट विद ESRD ऑन लॉन्ग टर्म डायलिसिस। बेसिकली क्या होता है कि जो जब जिन पेशेंट को डायलिसिस होता है ना, डायलिसिस हो रहा होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, बीटा माइक्रोग्लोबुलिन तो आपको पता है कि हर सेल के अंदर, जो MHC1 है ये तो हर सेल के अंदर एक्सप्रेस होती है ना, तो ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक्सप्रेस हो रही होती है। लेकिन जो डायलिसिस मशीन होती है ना, वो इस बीटा माइक्रोग्लोबुलिन को फिल्टर नहीं कर पाती। तो जो बीटा माइक्रोग्लोबुलिन है ये बॉडी के अंदर जमा होती जाती है। जब ये जमा होती जाती है तो ये रिस्ट के अंदर जो है ना मोस्टली जमा होती है, वहां पर जाके क्या होता है कि अमाइलॉइडोसिस कॉज करती है। तो ये छोटी सी मैंने इसलिए यहाँ पे आपको ये मेंशन किया। अब ये लाइट चेन वाली चीजें हैं, लाइट चेन हमने पढ़े हैं कि जो एंटीबॉडी है उसके अंदर लाइट चेन होती है और हैवी चेन होती है, वो वाली लाइट चेन। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आ गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मजे की चीज आने लगी जनाब, ये स्केची वाला जो है स्केची वाली चीज है। खैर, बस आपने ये देखना कि मैं इसको ये इस स्केच में बताया, बस आपने ये याद रखें CD8 जो है ना, ये आर्मर्ड वाले हैवी से बनने हैं, तो इसलिए इनका जो है ना इंतजाम का जो खाना है वो फ्लोर 1 पे ही मिल रहा है। और ये फर्स्ट फ्लोर पे है तो CD8 × 1 ये वो है। और इसके अंदर आपने सिर्फ ये याद रखेंगे, जो टैप प्रोटीन है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो MHC1 के साथ एसोसिएटेड है। और जो आपके पास ये जो है ना, ये इनवेरिएंट चेन दिखाई है, इनवेरिएंट चेन जो है वो MHC2 और CD4 पॉजिटिव T सेल जो है उसके साथ एसोसिएटेड है, और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो एक्सोजेनस प्रोटीन है। तो ये जो इनवेरिएंट चेन है, ये आपने याद रखनी कि ये MHC2 के साथ रिलेटेड है। ठीक होगा, बाकी मैंने सारी बात बता दी है, आपको स्लाइड मिल जाएंगी इसके अंदर से, अगर आपने मेमोराइज करने के लिए इसको यूज करना है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास बी सेल्स के बारे में, हम थोड़ी सी अब जो कॉन्वर्सेशन शुरू करने लगे हैं। अ, अच्छा, अभी तक हम लोगों ने टी सेल के बारे में पढ़ा है। एक चीज आपको दिखा देंगे, ये अभी तक हम लोगों ने टी सेल्स के बारे में पढ़ा है, ये वाले। और अब जिनसे हम बी सेल के बारे में स्टडी शुरू करने लगे हैं, फिर दोबारा हम टी सेल के कुछ फंक्शंस के ऊपर आके रुकेंगे।
अब यहाँ पे आया था हमारे पास मेजर फंक्शंस ऑफ बी सेल एंड टी सेल। बी सेल का जो मेजर फंक्शन है ह्यूमरल इम्यूनिटी है, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना एक्सोजेनस प्रोटीन है उनसे रिलेटेड ज्यादा चीजें। recognize and present antigen undergoes somatic hypermutation to optimize antigen specificity, produce antibody, differentiate into plasma cells to secrete specific immunoglobulins, maintain immunologic memory B cell persist and accelerate future response to antigen। अच्छा, ये बेसिकली ये मैंने सारी चीजें ना आपको बड़ी अच्छी तरह इसमें बता दी है। मेमोरी बी सेल का बार बार जिक्र कर दिया है हमने कि मेमोरी बी सेल जो है वो बी सेल जो है वो डिफरेंशिएट होता है मेमोरी बी सेल में। और ये जो है मेंटेन इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, ये वाली बात होगी। बीटा सेल जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं प्लाज्मा सेल में। और प्लाज्मा सेल जो उनसे हैं वो क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये हमारे पास, ये हमने कितनी दफा जिक्र कर लिया। उसके बाद आया था हमारे पास अंडरगो सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन टू ऑप्टिमाइज एंटीजन स्पेसिफिसिटी। इसके अंदर अभी मैं इसको आपको आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि किस तरह से जो हाइपर म्यूटेशन है इसके अंदर क्या होता है। जो बी सेल के ऊपर जो एंटीबॉडी लगी होती है उसको चेंज कर करके मतलब इवॉल्व करके ऐसी एंटीबॉडी बना लेते हैं कि जो सबसे स्पेसिफिक होती है। तो ये बीटा सेल का फंक्शन है। अब आ जाता है हमारे पास बीटा सेल की एक्टिवेशन और क्लास स्विचिंग कैसे होती है। यहाँ पे बेसिकली इस डायग्राम को देखते हैं। ये एक बीटा सेल है और बीटा सेल जो है उसने क्या किया, एंटीजन आई, एंटीजन बीटा सेल रिसेप्टर के ऊपर लगी। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था ना, बीसीआर की बात करता है बीटा सेल रिसेप्टर। और मैंने आपको बताया था कि वो एंटीबॉडी की तरह लगती है। तो वो जो एंटीबॉडी आपको याद है आईजीएम के अंदर मैंने बताया था कि आईजीएम जो उनसे या तो वो सीरम के अंदर रिलीज होती है या फिर बीटा सेल की सरफेस पे आती है। तो वो जो बीटा सेल की सरफेस पे आती है उसको बीटा सेल रिसेप्टर कहते हैं। तो ये जो बीटा सेल रिसेप्टर है उसके ऊपर एंटीजन आके बाइंड की। बीटा सेल रिसेप्टर ने इसको एंडोसाइटोज करके उसको ब्रेक डाउन करके बीटा सेल ने एमएचसी क्लास 2 के ऊपर इस एंटीजन को जो है ना लगा के प्रेजेंट किया टी सेल को, CD4 पॉजिटिव टी सेल। CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल है। तो क्या ये किल करेगा इसको या नहीं करेगा, या इस सेल को किल करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हेल्पर टी सेल है। हेल्पर टी सेल का काम किल करना नहीं है, इसका काम है दूसरे सेल्स को बुलाना। अब ये जो है टी सेल रिसेप्टर जो है वो आया, उसने इसको एक्सेप्ट किया। और साथ ही ये CD4 है, इसका ये सिर्फ एक मार्कर है। उसकी हेल्प से ये यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट होगी, इनका आपस में लेन देन हो गया। लेकिन इसके साथ एक चीज होती है को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल या को स्टिमुलेटरी सिग्नल। वो यहाँ पे CD40 है इधर से, और यहाँ से CD40 लाइगेंड है। ये आपस में मिले। जब ये दोनों चीजें आपस में मिली तो फिर क्या होगा कि जो CD4 है उसने साइटोकाइंस रिलीज की। अब साइटोकाइंस का फंक्शन क्या है, या तो ये सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर ये प्रोलिफरेट करते हैं, या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जिस तरह को जो भी रेडियो उनका उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो जब ये साइटोकाइन रिलीज हुए तो इन्होंने क्या किया, एक्टिवेट बी सेल्स के एक्शन को एक्टिवेट कर देता है। में मेमोराइजेशन के लिए उन्होंने जो सा ये एक स्निपेट यूज किया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह याद रह जाए। इसमें ये बता रहे हैं कि जो बी सेल है, जो ये बी सेल आर्चर जो है ना उससे बी सेल जो है ये एंटीजन को लेकर आया। एंटीजन लगी हुई है एंटीबॉडी के ऊपर, और एंटीजन के ऊपर लेकर आया। उसके बाद इसने क्या किया, MHC क्लास 2 के ऊपर लगा के एंटीजन को प्रेजेंट किया CD4 टी सेल को। CD4 पॉजिटिव टी सेल को एक तो कनेक्शन ये आ गया। दूसरा कनेक्शन क्या, को स्टिमुलेटरी, ये आ गया CD40 लाइगेंड, और ये आ गया CD40 रिसेप्टर। ये आ गए, और जब ये आपस में इन्होंने कंबाइन किया तो इन्होंने क्या किया, इसने साइटोकाइंस रिलीज करना शुरू कर दी और वो इसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है। और एक्टिवेट करने के बाद या तो ये बनेंगे प्लाज्मा सेल या फिर बनेंगे मेमोरी बी सेल। सो फार सो गुड। सॉरी गाइस, मैं आपको नींद से जगा देता हूँ और थोड़ी देर के बाद। दिस इज इम्पोर्टेंट। बाकी सब बच्चे, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, ओके। इसको पढ़ने पढ़ लें, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। आप आगे से फीडबैक दे दीजिएगा कि जो चीज़ आपको लगे कि नहीं पढ़ने वाली, तो मैं उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। टी सेल एक्टिवेशन एज वेल बी सेल रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस एज मेंशन।
हम लोगों ने ओ यस हम लोगों ने 8 बजे लेना था। ओके, आई थिंक लेट्स टेक लाइक ए 15 मिनट्स ब्रेक और फिर हम लोग वापस आते हैं। अभी 8:30 हो रहे हैं, तो हम लोग वापस आते हैं 8:45 पे। ठीक है सब। So be back at 8:45. Okay. ना फिर क्लास ऐसे ही यहाँ पे ही है,